हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में। अभी एक लेटेस्ट जो है टॉपिक चल रहा है अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। क्या है ये 2020 की जो नई नीति आई है वो क्या है, क्या इसके बेनिफिट होने वाले हैं और क्या इसके नुकसान होने वाले, उन सब पे हम चर्चा करेंगे और आपको बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। मुझे पता है हम थोड़ा सा इसमें लेट हो गए हैं, लेकिन लेट होने का रीज़न यही है ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके और इस न्यू पॉलिसी को आप आराम से समझ सकें। तो आइए देखते हैं क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। शॉर्ट में इसको बोलते हैं NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो शिक्षा नीति 2020 मोदी जी की सरकार में आई है। एक्चुअली ये थर्ड पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है। पहली जो आई थी वो 1968 में आई थी, जब अपने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करते थे। उसके बाद में जो सेकंड जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में, जब अपने राजीव गांधी जी अपने जो वो थे प्रधानमंत्री। और उसके बाद में 2020 में जब अपने जो मोदी जी हैं अपने प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका लॉन्च हुआ है। अभी ये लॉन्च हुई है। और पहले क्या हुआ करती थी ये, पहले उस पर नज़र डालते हैं ताकि नई वाली आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप विश्वास माने आपको पूरी अच्छे समझ में आएगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, कौन सी जगह आपको कन्फ्यूजन आप आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पहले इसको आप आराम से देखें। पहले हुआ करती थी कि 12वीं क्लास तक हमें किसी भी एक स्टेट बोर्ड में पढ़ना पड़ता था, उसके बाद में हम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया करते थे। और उसका रूल हुआ करता था पहले 10 क्लासें एक साथ, जिसमें चाहे से संस्कृत हो चाहे SST कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ऑल टुगेदर एक साथ पढ़ने पड़ते थे। और उसके बाद में 11th क्लास में आपको अपना एक स्ट्रीम चुनना होता था। जैसे आपने आर्ट्स स्ट्रीम चुन लिया, आपने साइंस स्ट्रीम चुन लिया, आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुन लिया। और 2 साल के होने के बाद में जैसे आप 12th क्लास पास करते थे आप कॉलेज में जाया करते थे। ये हुआ करती थी पहले वाली। अभी क्या है, अभी जो न्यू पॉलिसी है उसमें आपको पहले 12 क्लास पढ़नी होती थी, अब आपको 12 ही क्लास पढ़नी पड़ेगी, लेकिन 15 साल आपको इसमें खर्च करने पड़ेंगे। 5 + 3 + 3 + 4, ये वाली वो चीज़ है जो लोगों की समझ में नहीं आ रही। हम पहले इस पे चर्चा करते हैं, ये 5 + 3 + 3 + 4 क्या है, उसके बाद में क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, उसके बाद में क्या इसके अपने जो एजुकेशन पॉलिसी में आगे क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके आफ्टर 12th क्लास क्या होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो सभी चीज़ें आपको इसमें समझाई जाएगी। पहला जो है 5, इसको देखते हैं। यहाँ होगा स्टार्ट किसी बच्चे का, जैसे एडमिशन होता है तो पहले वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट शेड्यूल उसके हिसाब से चलता था। तो पहले ये रहेगा 5 साल का, जिसको कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेप, उसको कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज, उसको कहा जाएगा फाउंडेशन मीन्स नींव। अब बात यह है, पहले ऐसा हुआ करता था, अभी जब हम बातचीत करें अभी लेटेस्ट टाइम पे, क्योंकि जो पॉलिसी है थोड़े समय बाद में लॉन्च जो है अपने रनिंग में आएगी, लागू की जाएगी। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था, अभी भी आप देखते हैं, जैसे ही सुबह सुबह बच्चा उठता है और जो स्कूल वैन आती है वो स्कूल वैन को आने से पहले ही रोना स्टार्ट कर दिया करता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको वही बात है, जाते ही उसको जो होमवर्क वगैरह है, उसका जो ओरल वगैरह सभी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाती है। और एक मैम का और या सर को उसके खौफ होता है। स्कूल जाने से बच्चा कतराता है, स्कूल जाने से बच्चा डरता है। वही बात है, एक बार एक बच्चा अपने बाप के साथ में जा रहा था, अचानक से एक कसाई एक बकरे को घसीट रहा था। बकरा बहुत बुरे ढंग से चीख रहा था, चिल्ला रहा था बुरे ढंग से। तो उस बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये क्या कर रहा है, ये इसको कहाँ लेके जा रहा है? तो पिताजी ने कहा कि बेटा इसको काटने के लिए, इसको जान से मारने के लिए लेके जा रहा है। अच्छा ये बात है कि मैं सोच रहा था इसको स्कूल लेके जा रहा है। इट मीन्स आप समझ जाए, मारने से ज़्यादा डर बच्चे को स्कूल का लगता था। तो अब वो वाली बातचीत नहीं रहेगी। पहले 3 साल बच्चा जो है बिल्कुल खेलने के मन से जाएगा, किसी भी ड्रेस में जा सकता है, आराम से जो गेम खेलना चाहे वो खेल सकता है, बिल्कुल टोटल एंटरटेनमेंट के लिए वो अपने स्कूल में जाएगा। इससे बच्चे की जो रुचि है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बच्चे को घर पे रहने से ज़्यादा स्कूल में रहना पसंद होने लग जाएगा। वो किसी भी ड्रेस में जाए, जो भी उसका लंच बॉक्स में आराम से खाए, जैसा वो रहना चाहता है वैसा रहे, और जैसे स्कूल ओवर हो घर पे आ जाए। तो इससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो प्रेजेंट है उसको शो करने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, आप इसको देखते जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी है अपने न्यू जनरेशन के लिए। और उसके बाद में जैसे वो प्ले ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, वो 3 साल तक प्ले ही करेगा, खेल खेल में सीखेगा। उसके बाद में जो 2 साल है उसमें वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास अपने क्लियर करेगा, जिसमें कोई
जो है एग्ज़ाम का प्रोसीजर नहीं है, उसको किसी एग्ज़ाम को फेस नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स बच्चे को खुद को पता नहीं चलेगा कि वो कब फर्स्ट में आया, कब फर्स्ट से सेकंड में चला गया। केवल खेल खेल के जरिए ही उसको सिखाया जाएगा। जस्ट इमेजिन कीजिएगा वो खेल रहे हैं और खेलने में किसी मैम ने ये कहा कि बेटा आप जाके 7th जो आपका नंबर है उस पर खड़े हो जाएं, तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5। इट मीन्स उसको क्रम से भी जाना आ गया। या फिर छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में आप खड़े हो जाएं तो उसको ये पता होगा कि सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर ऐसा कुछ करके। खूब सारे फ्रूट्स के जो टॉयज़ हैं वो रखे होंगे, बच्चों बोलेंगे जाओ बेटा उसमें से मैंगो का जो है वो लेके आओ आप, फिर उससे खेलना आपको। तो उसको पता है कि मुझे मैंगो वाला लेके आना, इट मीन्स उसको फ्रूट्स नेम भी आएंगे। या फिर किसी को अगर टीम लीडर बनाना है, किसी से कहा कि जो महेंद्र है उसको मंडे को बनना है टीम लीडर, उसके बाद में जो मोहन है उसको ट्यूसडे को बनना है, तो मुझे ये भी पता होगा कि महेंद्र का जो लीडरशिप आनी है वो मंडे को आना है। इट मीन्स उसको वीक डेज नेम भी याद रहेंगे। इट मीन्स ये खेल खेल का प्रोग्राम है जिसमें बच्चा मजे मजे में बिना किसी एग्जाम के 2nd क्लास तक पहुंच जाएगा। दोबारा देखते हैं, 3 साल तक बच्चा केवल खेलने के लिए जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से जाएगा, बहुत मज़े में जाएगा। जो गेम उसको खेलना है, जैसा उसको रहना है, जिस रेस में जाना चाहे उस रेस में जा सकता है, कोई एग्ज़ाम का डर नहीं है। और उसी दौरान वो बिना उसको पता चले 1st और 2nd क्लास में पहुंच जाएगा जहां उसकी कोई भी एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। और इस स्टेज को बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज। ये आपके 5 साल हो गए हैं कंप्लीट। अब आते हैं +3। +3 क्या है? जो आपने देखा होगा जब ये 2nd क्लास में आ गया तो 3rd 4th एंड 5th, ये आगे वाली जो 3 क्लासें हैं इस चीज़ को वो बोलेंगे, हम बोलने जा रहे हैं प्रीपरेटरी। प्रीपरेटरी जो स्टेज है वो इसको कहा जाएगा, जो उनकी रहेगी 3, 4 और 5 क्लास के लिए। इसमें एक्टिविटी प्लस स्टडी करवाई जाएगी। केवल इसमें एक्टिविटी के साथ साथ में उनको स्टडी भी करवाई जाएगी। टोटल फोकस उनका स्टडी पे नहीं, विद एक्टिविटी उनको स्टडी करवाई जाएगी। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी अर्थमेटिकल यूज़ करना है तो उसको कोई भी ऐसा गेम खिलवाया जाएगा जिससे वो आराम से बैठ के उस अर्थमेटिक को भी यूज़ करना चालू करें और उसके बाद में उसको भी खेलना स्टार्ट करें। लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज का, जैसे आपने देखा है अभी इंग्लिश मीडियम का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, लेकिन इसमें यह कहा गया कि उसको मोस्टली मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा और इवन रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाएगा। इट मीन्स अगर कोई गार्जियंस ये चाहे कि मेरा बच्चा जो 5th स्टैंडर्ड है वहाँ तक केवल मराठी भाषा में पढ़ना चाहे तो वो मराठी में पढ़ सकता है। बोले कि मुझे पंजाबी भाषा में इस बच्चे को पढ़ाना है, वो पंजाबी में पढ़ सकता है। मुझे गुजराती में पढ़ाना है, मुझे गुजराती में पढ़ाना है। और लेकिन इसके साथ में एक ऑप्शनल रखा है कि आपको नेशनल लैंग्वेज जैसे कि आपको इंग्लिश भी सिखाई जाएगी, लेकिन अगर गार्जियंस चाहें तो आप इंग्लिश में भी सिखा सकते हैं। ऑप्शन में रखा गया है कि केवल ये नहीं, बस बात ये है कि स्कूल की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आएगा कि सभी बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए। इट मीन्स वो रीजनल और अपनी जो लोकल लैंग्वेज तो खैर नहीं, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में वहाँ से आराम से पढ़ा। लोकल और रीजनल लगभग एक ही जैसी होती है, तो रीजनल लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जा सकता है। इंग्लिश ऑप्शनल रहेगी। अगर कुछ गार्जियंस चाहें कि मुझे इंग्लिश में ही पढ़ाना है तो ज़रूर उसको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। और जब ऑप्शनल है तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह हैं, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, वो बेसिकली पूरा फोकस अपना इंग्लिश पे ही रखेंगी। तो सबसे बड़ा डर ये था कि अगर 5th क्लास अगर ये कंपलसरी हो गया है कि उसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो इंग्लिश से काफ़ी दूर वो हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी शिक्षा का स्तर सुधारा गया है तो जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है ताकि बच्चों का इंग्लिश लेवल बहुत अच्छे से हो पाए। यहाँ उनको एग्ज़ाम का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा कि जो आपका प्रिपरेटरी जो आपका स्टेज है उस जगह जाकर उनको थोड़े थोड़े एग्ज़ाम का भी आभास करवाया जाएगा कि इसमें हल्के हल्के एग्जाम्स लेके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ये हो गए 5+3, जहाँ बच्चा अभी पहुँचा है 5th क्लास तक। अब बातचीत आती है +3। +3 का मतलब है कि 6th 7th 8th। ये बहुत गजब की चीज़ है जहाँ बहुत ज़्यादा आधारभूत इसमें चेंजेस किए गए हैं, जिसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा जो 3 साल का रहेगा, जिसमें बच्चा 6th 7th एंड 8th क्लास में पहुंच जाएगा। और इसकी जो सबसे बढ़िया बातचीत है, इसमें किसी भी बच्चा चाहे तो किसी भी जो है इंडियन लैंग्वेज को पढ़ सकता है। मतलब वो चाहे कि मुझे पंजाबी पढ़नी है, मुझे राजस्थानी पढ़नी है, मुझे जो भी अपने 22 लैंग्वेजेज हैं संविधान में, उनमें से कोई सी भी लैंग्वेज में वो पढ़ सकता है, एक लैंग्वेज वो पढ़ सकता है।
उसके बाद में सबसे बढ़िया जो चीज़ इसमें आई है, सबसे गजब का, कि उसमें अभी जो बच्चे 6 से 8 क्लास तक होंगे उनको कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी। इट मीन्स अब इंडिया का हर एक बच्चा जो 6 से लेके 8 क्लास तक होगा उसको कंप्यूटर कोडिंग, इट मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी काफ़ी सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको, कि इतने बड़े लेवल से तो नहीं लेकिन कम से कम उनको जो बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि बच्चे कंप्यूटर में कभी पीछे नहीं रहें और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो भाग लें, बातचीत करें। कंप्यूटर कोडिंग के अलावा सबसे बढ़िया जो चीज़ आई है वो आई है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? वो होते हैं इच्छा से जो भी बच्चा, जैसे मान लीजिएगा कि एक बच्ची है और उसका सिलाई में काफ़ी इंटरेस्ट है, नो मैटर, वो उस सिलाई में भी एक अपना सब्जेक्ट सिलाई ले सकती है, उसको सीख सकती है आराम से, और आराम से उस सब्जेक्ट के मार्क्स भी इसमें जुड़ेंगे। किसी का शौक है बागबानी करने का तो वो आराम से माली का काम कर सकता है, उसमें जो मार्क्स आएंगे उसमें जुड़ेंगे। किसी का शौक है कि नहीं सर मुझे अभी से शौक है कि मैं जो भी हैं स्टूल टेबल उनको बनाने में कोशिश करता हूं, तो बढ़ई का काम भी सीख सकता है। किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखना आराम से सीख सकता है, किसी को मैकेनिक बनना वो आराम से किसी कारखाने में जाके काम सीख सकता है। इसके लिए एक और सुविधा की गई है कि उनको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर वो बढ़ई का काम करना चाहता है तो पास के किसी फर्नीचर का जो कारखाना है वहाँ जाके वो आराम से उस काम को सीख सकता है। 2-4 महीने जितने भी हैं वो वहाँ जाके सीखेगा, इंटर्नशिप करेगा। इस प्रकार से वो इसके जो मार्क्स हैं वो इसमें ऐड होते जाएंगे, जिससे बच्चा केवल एजुकेशन में ही आगे नहीं, जब भी वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट करेगा तो कोई न कोई एक विशेष योग्यता अपने पास में रखेगा, कोई न कोई एक बढ़िया क्वालिटी अपने पास में रखेगा, जिससे वो अपने एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में भी अपने आप को स्थापित कर सके। जो वेकेशनल कोर्सेज की द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो शिक्षा नीति है ये 100 से 200 से ज़्यादा जो शिक्षाविद थे उनको इकट्ठा करके, उनके जो पूरे व्यूज थे उनको इकट्ठा करने के बाद में ये शिक्षा नीति निकाली गई है। ऐसा नहीं कि जैसा बस पकोड़े तलने हैं, ये क्या वो क्या मसाला मिला और पकोड़े तल लिए, ऐसा नहीं होता। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत अच्छी चीज़ें 2020 की जो शिक्षा नीति आई उसमें शो किया गया। उसके बाद में है अदर सब्जेक्ट्स, जैसे मैथ्स है, एसएसटी है, जनरल साइंस है, उनका नॉलेज भी यहाँ इनको दिया जाएगा, जैसे कि 6, 7, 8 क्लास में दिया जाता है उस प्रकार से। और एग्जाम का जो है वो पैटर्न यहीं से स्टार्ट हो गया था। इट मीन्स यहाँ बच्चों को एग्जामिनेशन को भी फेस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में चलते हैं, जब ये 3 साल कंप्लीट हो गए, अब बच्चा पहुंच चुका है 8th क्लास कंप्लीट कर चुका है। अब जो पहले की बातचीत होती थी, बहुत अच्छी चीज़ें अब की बार शिक्षा नीति में डाली गई है कि 10th क्लास तक बच्चों को एक ही जैसे कोर्सेज पढ़ने पड़ते थे। मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे संस्कृत पढ़नी है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में कभी संस्कृत अच्छी नहीं लगी और एक एसएसटी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती साथ में पढ़ना होता था। जबकि किसी बच्चे को अगर इंजीनियर बनना है, उसका पूरा फोकस मैथ्स में है, लेकिन फिर भी उसको एसएसटी एंड संस्कृत वगैरह जो उसके जो 6 के 6 सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो चौथी स्टेज है, जिसको जो 4 साल की, जिसको आप सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, उस स्टेज पे आके बच्चा 9th क्लास में पहुंचेगा और 9th से लेकर 12th क्लास तक पढ़ेगा। और अब की बार इसकी जो सबसे बढ़िया विशेषता है, उसको फॉरेन लैंग्वेज भी एक, अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है आराम से। जिससे वो चाहे चाइनीज भाषा में पढ़ना तो चाइनीज में पढ़ सकता है। खैर चाइनीज का नाम लेते थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो पढ़ सकता है, जापानीज एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है नो स्ट्रीम। आपको पता है कि जैसे बच्चा पहले 10th क्लास पास करता था, 11th में जाता था और अपने लेवल के हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज करता था। अगर उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है वो साइंस स्ट्रीम ले लिया करता था। अगर कॉमर्स के क्षेत्र में जाना है, सीए, सीपीटी एटसेट्रा एटसेट्रा उसको करना है, तो वो कॉमर्स क्षेत्र में जाता था, और जो भी बाकी बच गए वो आर्ट्स क्षेत्र में जाता था। लेकिन इसके सबसे बड़े नुकसान ये हुआ करते थे हमारे समय में, जब कोई बच्चा साइंस सिस्टम लेता था उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी आसपास में, साइंस ओ साइंस से आ जाओ बेटा बैठो। लेकिन अगर किसी ने बाय द वे गलती से अगर उसने आर्ट्स ले ली तो उसको ये समझा जाता था कि आगे आने वाले ज़माने में ये मजदूर बन सकता, सबसे कमज़ोर। मतलब जैसे बच्चा 11th क्लास में जाके अपना स्ट्रीम चुना करता था उसकी वैल्यू खत्म हो जाया करती थी। अब स्ट्रीम खत्म हो गए हैं सर, कैसे? क्योंकि 8th से जब बच्चा 9th में जाएगा तो 9th में जाते ही उसको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन अब की बार स्ट्रीम वाइज उसको सब्जेक्ट नहीं लेने हैं। किसी बच्चे का इंटरेस्ट है बायोलॉजी पढ़ने में कि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी। उसके बाद में उसने सोचा कि मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, कि मैंने महाराणा प्रताप के बारे में, गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, जब मैं पढ़ता था मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, तो मैं इसमें हिस्ट्री लेना चाहता हूँ। उसने दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री लिया। और तीसरा उसने कहा कि मुझे अकाउंटेंसी बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब से मोदी जी आए हैं, जीएसटी वगैरह लागू
लागू हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया है, तो हो सकता है मेरा करियर में इसमें बनाऊँ, मुझे मेरा इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अब उसने एक सब्जेक्ट ले लिया साइंस सिस्टम का, एक सब्जेक्ट उसने लिया आर्ट्स सिस्टम का, और दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट उसने ले लिया अकाउंटेंसी का, इसका मतलब कॉमर्स का। तो आप बताएं कौन से स्ट्रीम में आया? किसी भी स्ट्रीम में नहीं आया। इसका मतलब स्ट्रीम खत्म हो गए हैं, जो सब्जेक्ट वो लेना चाहे वो ले सकता है, आराम से आगे बढ़ सकता है। उसके बाद में है मल्टीपल सब्जेक्ट, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट वो आराम से ले सकता है, स्ट्रीम खत्म हो गया है, और जो जो सब्जेक्ट उसको पसंद हो वो ले सकता है। नहीं सर मुझे हिस्ट्री नहीं, मुझे ज्योग्राफी लेनी, यस ऑफ कोर्स यू कैन। मुझे लिटरेचर इंग्लिश का बहुत इंटरेस्ट है, आप वो भी ले सकते हैं विद फिजिक्स, मुझे फिजिक्स पढ़नी है, ओके, आप जो सब्जेक्ट चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद में जो स्टडी होगी वो क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होगी। क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड कैसे होगी? आज तक हमने पढ़ा है कि अकबर ने पूरे जो है भारत पे राज करने का सोचा, और उसके बीच में जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोड़ा था वो था महाराणा प्रताप। लेकिन अगर इस चीज़ को बच्चों को यूँ पढ़ाया जाए, ये बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके हैं, अगर इसी चीज़ को यूँ पढ़ाया जाए कि एक बात सोचिए, राजा जो राजस्थान के राजा थे उन सब ने मिलके अकबर का साथ दिया कि आप वो बन जाएं, सम्राट बन जाएं, बादशाह बन जाएं। अगर इसके बजाय इन सभी राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ दिया होता तो क्या कंडीशन होती? दूसरा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 13 अप्रैल, तो उसमें यह कहा गया कि लॉर्ड डलहौजी जो भी थे जिन्होंने फायरिंग करवाई थी, कहा कि आप इस तरफ से भागे, एक गेट निकाला, उसके बीच से सब निकल के दौड़े। तो जब वो दौड़ रहे थे तो गेट की तरफ दौड़ के अगर वो अंग्रेजों की तरफ दौड़ते तो क्या होता? तो ऐसा होता कि शायद 10 से लेके 15 से लेके 20 या 100 आदमियों की ही वह मौत होती, केवल इतने लोग शहीद हो पाते, बाकी अपने पैरों में उनको ले जाती, इतनी भगदड़ हो जाती, इतने लोग सामने से दौड़ते तो उनसे निशाना लग पाता, और हो सकता था पूरे अंग्रेज पैरों में ही कुचल के मर जाते। तो इसका मतलब है कि अगर क्रिटिकल अगर आपकी थिंकिंग होगी, थोड़ा उल्टा उसमें सोचेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बहुत अच्छे ढंग से इसको कर पाएंगे। देखिएगा, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक टीचर सेंट्रल होता है। टीचर अगर चाहे तो किसी भी एक टॉपिक को इतने अच्छे ढंग से क्लियर कर सकता है, इतने अच्छे ढंग से समझा सकता है, इतना इंटरेस्टिंग बना सकता है कि बच्चों का ध्यान। कई बार आपने देखा है कि कुछ टीचर 1.5 2 घंटे की क्लासेस लेते हैं, बच्चों को लगता है ये सर थोड़ा और पढ़ाएं, ये सर थोड़ा और पढ़ाएं, इतनी रुचि से उसको पढ़ाता रहता है, इतने अच्छे ढंग से उसको पढ़ाता रहता है। कुछ ऐसा होता है जिनकी 20 मिनट की क्लास आती है, फिर भी 2-4 बच्चों को अगर देखें तो वो कोमा में चले जाते हैं, उनको नींद आने लग जाती है। इट मीन्स अगर बोरिंग अगर स्टाइल हो गई, टीचिंग का जो मेथड है बोरिंग है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग उसके साथ में आनी चाहिए कि बच्चे उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सेप्ट करें और फिर उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू कर दें। ये चीज़ें होंगी इसमें। अब बात ये होगी कि सर अगर बातचीत होगी 9th से 12th की, तो इसमें क्या 10th और 12th का, जैसे काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से पूछा सर 10th बोर्ड का क्या होगा? यस ऑफ कोर्स 10th बोर्ड भी लगेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट हैं जैसे वैसे लगेंगी। लेकिन अब की बार जो होगा, पहले आपकी 9, 10, 11, 12 इसमें मेजर जो एग्जाम्स हुआ करती थी, ईयरली एग्जाम्स हुआ करती थी, वो 4 होती थी। एक 9th क्लास के लिए, एक 10th क्लास के लिए, एक 11th के लिए और एक 12th के लिए। लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि जो मोस्टली बच्चे थे वो ईयर के लास्ट में पढ़ना चालू करते थे, 2-3 महीने पढ़ा करते थे। कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले आया करते थे और कुछ बच्चे बिल्कुल उतने ही नंबर लेके आते थे जो बिल्कुल सीमा पार हो जाए। 9th क्लास की जो थी बाउंड्री कंप्लीट, मैं 10th में पहुँच चुका हूँ। लेकिन अब ये जो है, ये 4 एग्जाम नहीं लगेगी, अब लगेगी आपकी 8 एग्जाम, क्योंकि हर 6 महीने बाद में आपकी लगेंगी एग्जाम, सेमेस्टर वाइज आपकी एग्जाम होगी। तो इससे बच्चा भी पूरे 6 के 6 महीने पढ़ेगा और टीचर्स को भी 6 के 6 महीने कंटिन्यूस पे अपना फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट 5 महीने बाद में वापस एग्जाम शेड्यूल आने वाला है एंड वी हैव टू गेन गुड मार्क्स, हमें वापस से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो इस प्रकार से अब बच्चे को पूरे साल भर उसको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि बच्चा बहुत अच्छे ढंग से उसको कवर कर पाए। जो भी आधा कोर्स है उसको पहले 6 महीने में और उसके बाद में जो आधा कोर्स है उसको आगे वाले 6 महीने में। इसका मतलब अब 4 एग्जाम्स नहीं, आपको 8 एग्जाम्स देनी पड़ेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग जो है शिक्षा नीति है 2020 की, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसके नज़र आपको आ रहे होंगे, जिससे वोकेशनल कोर्सेज हैं, कंप्यूटर कोडिंग है, उसके बाद में सेमेस्टर वाइज हैं, नो स्ट्रीम। सबसे अच्छा है ये है कि सभी अपने हिसाब से जी पाएंगे, बहुत सम्मान से जी पाएंगे। अदरवाइज आर्ट्स वाले बच्चों का तो कभी कैरियर रहा ही नहीं, चाहे से उसके पास में कितने भी अच्छे सब्जेक्ट हो। साइंस वाले के पास में चाहे कुछ भी नहीं हो, अगर किसी ने साइंस सब्जेक्ट लेके चश्मा और चढ़वा लिया है तो पूरे गांव का सबसे ज़्यादा विद्वान उसी को माना जाता था हमारे समय में। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जो बच्चा चाहे वो स्ट्रीम ले सकता है, क्योंकि स्ट्रीम खत्म, इट मीन सभी सेल्फ रेस्पेक्ट से जी पाएंगे और बच्चे बहुत आगे बढ़ पाएंगे। ये बात रही 5+3+3+4 की, जहाँ तक बातचीत कंप्लीट होती गई। अब इसके बाद में बात आती है कि सर एग्जाम की जो होंगे क्या उनका पैटर्न होने वाला, वो सभी चीज़ें इस तरफ बातचीत करेंगे। अब आते हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल की बातचीत करें तो जैसे ही 12th के बाद में यूनिवर्सिटी में जाया करते थे, क्योंकि
12th बोर्ड तक जो चीज़ें हुआ करती थी वहाँ पहले 12 क्लास हुआ करती थी, अब आपको 15 साल देने होंगे, लेकिन वही 12वीं क्लास आप क्लियर कर पाएंगे, लेकिन आपका बेसिक बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो पाएगा। ओके, उसके बाद में अगर हम बातचीत करें इसकी, तो यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे बच्चे ने अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए थे तो उसका जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होता था वो बीए कहलाता था। उसके बाद में अगर किसी ने साइंस स्ट्रीम लिया है तो बीएससी कहलाता था, और किसी ने अगर कॉमर्स स्ट्रीम लिया है तो वो बीकॉम कहलाता था। लेकिन अब इनका तो बिल्कुल टंटा ही खत्म हो गया, क्योंकि जब स्ट्रीम नहीं है तो बीए नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा कि किसी ने अगर बायोलॉजी साथ में लिए है, हिस्ट्री ले रखी है, ज्योग्राफी ले रखी है, साथ में अकाउंटेंसी ले रखी है, तो अब आप उसको कौन सा बताएंगे, बीए बताएं, बीएससी बताएं, बीकॉम बताएं। इट मीन्स इनका तो बिल्कुल जो है करियर खत्म। इट मीन्स अब जो भी होगा वो ग्रेजुएशन होगा, न तो बीए होगा, नहीं बीएससी, नहीं बीकॉम, वो ग्रेजुएशन होगा। अब ग्रेजुएशन होगी 3 साल की और 4 साल की। अब ग्रेजुएशन 3 साल की और या फिर 4 साल की होगी। अब देखेंगे कैसे, अगर कोई बच्चा जॉब के लिए अगर पढ़ना चाहता है, किसी जैसे कोई भी जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है उसमें होता है कि आप ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए कंप्लीट, तो वो 3 साल तक अपने इसको कंप्लीट कर सकता है, चौथे साल को करने की इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जॉब के लिए नहीं, उनको अपने करियर को आगे बढ़ाना होता है, उनको रिसर्च करना होता है किसी सब्जेक्ट में, तो उनकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की होगी। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा काम ये है कि आपको इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का ऑप्शन मिला है। इट मीन्स सर ये क्या है, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट क्या होता है ये देखेंगे। आप बात करेंगे कि पहले ऐसे हुआ करता था कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक कंप्लीट करता था और बाद में उसको किसी न किसी कारणवश अपनी एजुकेशन ड्रॉप करनी होती थी, वो पुअरिटी की वजह से हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की लैक ऑफ मनी की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ टाइम की वजह से हो सकती है, और किसी काम में लग जाया करता था। लेकिन जब बाद में वो 2 या 3 साल बाद में अपनी एजुकेशन को वापस से रिस्टार्ट करना चाहता था तो उसको वापस से फर्स्ट ईयर से फॉर्म लगाना होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको इसमें जो है पॉइंट्स मिलेंगे, आप आराम से जितना आपने किया है उतना आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा। किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, तो उसके पहले साल की जो मार्कशीट आएगी उस पर लिखा होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मतलब 1 साल की जो मार्कशीट है उस पर लिखा होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इट मीन्स फर्स्ट ईयर, पहले आपने लिखा था बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, अब होगा बीएससी बीकॉम, ये तो सब हट ही गया, केवल सभी ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और उसके बाद में जब वो दूसरा साल कंप्लीट कर लेता अपना, उस पे लिखा होगा मार्कशीट पे ग्रेजुएशन डिप्लोमा। उसके बाद में अब हम उसको एंट्री को भी समझेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लें। जैसे वो थर्ड ईयर कंप्लीट करता है उसको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अब अगर वो जॉब के लिए पढ़ना चाहता है तो उसको 4th ईयर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, वो इस डिग्री को लेके अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकता है और आराम से उसको फाइट कर सकता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन हो चुका है। लेकिन ऐसे मान लीजिएगा कि अगर फर्स्ट ईयर करने के बाद में कोई बच्चे ने कहा कि अब मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे मेरे पास में पैसों कमी है, मैं काम करना चाहता हूँ, और किसी फैक्ट्री या और कहीं जाकर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 3, 4, 5 साल बाद में उसका ये मन किया कि नहीं मैं वापस से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता, और वो जैसे ही वापस आता है तो वापस से उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि उसके पास में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था, और उसकी डायरेक्ट एंट्री होगी डिप्लोमा में। फिर से 1 साल कंप्लीट की और फिर से उसके वही दिक्कत हो गई कि पैसों कमी हो गई, मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर से जब वो 3, 4 साल बाद में आएगा तो उसका डायरेक्ट एडमिशन होगा ग्रेजुएशन डिग्री में, मतलब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिखाते हैं उसको डिग्री में, उसकी एंट्री हो जाएगी। इस प्रकार से वो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वो कर सकता है। उसके बाद में बातचीत आती है अगर इसकी, तो उसके बाद में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसको मिलेगा ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट, रिसर्च उस पर लिखा होगा जब उसकी 4 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी। इस प्रकार से ये ग्रेजुएशन 3 साल की भी है और 4 साल की भी है। सर ये बात हमारे समझ में आ गई, लेकिन जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे आएंगे तब क्या होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बातचीत करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन पहले हुआ करता था 2 साल का, अब आप बात करें एमए, एमएससी एंड एमकॉम, वो तो हट चुका है, टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होगा। तो अगर किसी ने रिसर्च कर रखा है, इट मीन्स अगर ग्रेजुएशन 4 साल की कर रखी है तो उसको तो पीजी करने के लिए केवल 1 साल देना होगा, और अगर किसी ने केवल डिग्री ही कर रखी है, 3 साल की ही ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसको 2 साल का जो है पीजी कोर्स करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई डिग्री करके आए और पीजी 1 साल की हो गई तो मेरे तो 4 साल में पीजी हो गई, और किसी बेचारे ने रिसर्च कर लिया तो उसकी भी 2 साल की हो गई। तो पहले जैसे हुआ करता था ग्रेजुएशन और प्लस पीजी 5 साल की, वैसे ही अभी है, बस
बस फ़र्क इतना है कि ग्रेजुएशन को 4 ईयर कहा गया और इसको जब 4 ईयर का हो जाएगा तो इसको 1 साल में ही वो पीजी की डिग्री दे दी जाएगी। और जिसने डिग्री तक अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसको पीजी करना है तो उसको 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा, 2 साल बाद में उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। उम्मीद है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही है। आप ये जरूर बताएं कि यहाँ तक आपको कितने अच्छे समझ में आया है, कहाँ आपका क्वेश्चन, आप आराम से उसको बताएं। अब बात आती है इसकी क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और कौन से इसकी नेगेटिव चीज़ें हैं। पहले पॉजिटिव चीज़ों पे आते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा नीति है लेकिन फिर भी पॉजिटिव सेंस है। पहले जो शिक्षा पे 3% के आसपास, जो 3.4 या 3 के आसपास जो खर्च किया जाता था, अब जीडीपी बढ़ा के 6% पे क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। अभी बताया जा रहा है, जब मिल जाए तब की बात है, क्योंकि सरकार इसका कार्य जब सरकता है तो बहुत मुश्किल से धीमे धीमे चलता है, जब हो जाए तब कमानेंगे। लेकिन फिलहाल है कि 6% इस पर खर्च किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसका मतलब है कि शिक्षा पे भी रक्षा मंत्रालय की तरह, रक्षा जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं या एजुकेशन जो है फार्मिंग वगैरह, उनकी तरह इन पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, ताकि अगर शिक्षा अच्छी होगी, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शिक्षित नागरिक जिस स्टेट में, जिस देश में ज़्यादा होते हैं उनकी उन्नति ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा सोचा है कि 6% इस पर खर्च किया जाएगा। स्कूल फीस, जब सभी जो स्कूल हैं उनका लेवल एक जैसा होगा, उनका जो है कोर्स एक जैसा होगा, पूरे इंडिया में एक जैसे वो चलेंगी, नीति चलेगी शिक्षा की, तो उनकी फीस भी एकदम लगाम लगा दी जाएगी और उस पर एक फिक्स कहा जाएगा कितनी आपको, कौन से जो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जहां एक छोटी क्लास की फीस भी लाखों रुपए हुआ करती है, अब उनकी सबकी फीस एक फिक्स क्राइटेरिया कर दी जाएगा जहां उनकी फीस भी एक जैसी होगी, ताकि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति वहां अपने बच्चों को पढ़ा पाए। वोकेशनल कोर्सेज, ये सबसे बढ़िया चीज़ इसमें आई है। आपने देखा है कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में थोड़ा कम होता है तो उसको मजबूरन पढ़ाई ड्रॉप करके फिर किसी क्षेत्र में निकलना होता है, और फिर लोग बोलते हैं इसको किसी हाथ का काम सिखा दीजिए ताकि आगे बढ़ जाएगा, अपनी कम से कम पेट भरण कर लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो इस हाथ के हुनर के साथ में एजुकेशन को भी आगे बढ़ा सकता है, और जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो उसको कवर कर पाएगा। जैसे पहले जब मैं आज से कम 8 या 7 साल पहले जब मैं पढ़ाने जाया करता था, एक 7th क्लास के बच्चे ने, जिसका पढ़ने में बहुत कम इंटरेस्ट हुआ करता था, गर्मियों के दिन थे और उसी समय जब मैं पढ़ाने जाता था उनकी क्लास में, अचानक से लाइट चली जाया करती थी, तो उसने एक जो अपने किसान टॉर्च आती है, छोटी बैटरी आती है, उससे एक छोटा सा फैन बना के और उसको स्पेशली मेरे लिए बना के रख दिया था कि जब सर आएंगे तो ये चल जाएगा। इट मीन्स पढ़ने में बहुत वीक था लेकिन वो मैकेनिक में बहुत शानदार था, मैकेनिज्म में। तो इट मीन्स अगर उसका फोकस उस पर था तो अब वोकेशनल कोर्स के जरिए वो उसमें पहुंच जाएगा और आराम से उसको कवर कर पाएगा। तो जब इतने 7th क्लास के बच्चे पास में इतनी गजब की ट्रिक हो सकती है, तो वो बड़ा होकर बहुत शानदार अपने हुनर को शो कर सकता है। तो इस प्रकार से हो सकता है किसी का बढ़ई में हो, किसी का माली में हो, किसी सिलाई में, किसी का इलेक्ट्रीशियन में, किसी का मैकेनिज्म में, तो वो आराम से इसको अपने साथ में बढ़ा सकता है। उसके बाद में है रिजल्ट, ये सबसे गजब की चीज़ है। जैसे अभी मैंने कहा कि सर 10th का रिजल्ट यस ऑफ कोर्स आएगा ना, इसको बहुत गौर से समझें, क्योंकि यह है इस शिक्षा नीति की सबसे गजब की चीज़ मुझे लगी है, जो आपको भी आपके बच्चों के संस्कारों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेगी। देखेंगे रिजल्ट आएगा तो पहली बातचीत यह है कि एग्जाम लगेगी, रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट किस प्रकार से आता था। आज से पहले हमने देखा कि कुछ जो मार्क्स हुआ करते थे वो अपने स्कूल की तरफ से जाया करते थे, कुछ बच्चे गेन किया करते थे, टोटल मार्क्स ऐड करके उनको रिजल्ट दे दिया जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब होगा कुछ मार्क्स जो बच्चे अपने एग्जाम के थ्रू लेके आएंगे वो उनको मिलेंगे। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट उनको करना होगा। सर ये क्या है? पहले ये देखा जाता था कि बच्चा जब ग्रेजुएशन लेवल पे आता था उसके बाद में आके उसको ऐसा लगता था शायद मैंने वो गलती कर दी, मैंने इतना पढ़ा लेकिन मुझे इतना लर्न हुआ, क्या दिक्कत है, कैसे लर्न नहीं हो पा रहा, काश कि मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए था, मैं तो मेरे सब्जेक्ट पे 80% पे पहुंचा हूं। तो अब उसको खुद से नंबर देने होंगे कि जो आपने अभी तक सीखा है उसमें आपने कितना सीखा है, आपको कितना इंटरेस्ट आया, आप अपने आप को 100 नंबर से कितने नंबर तक मानते हैं, तो उसके हिसाब से उसको मार्क्स देने होंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर सभी अपने आप को 100 नंबर दे लेंगे? जी ऑफ कोर्स सभी, हाँ बिल्कुल, सब अपने आप को 100 में से 100 ही नंबर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ 10th क्लास में से 100 में 100 नंबर किसी चीज़ में आपने दे लिए हैं सेल्फ असेसमेंट में कि सर मैंने तो पूरा सीखा है और जितना मुझे सिखाया वो पूरा आता है, मुझे पूरा मेरे दिमाग में, तो जब कभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इसमें से कोई क्वेश्चन किया जाएगा और आप उसमें नहीं बता पाएंगे तो वहाँ आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे, क्योंकि आप जब
अपना खुद का मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर सकते तो अपने कंपनी का काम किस प्रकार से संभाल पाएंगे, आप इसको कैसे असिस्ट कर पाएंगे, इम्पॉसिबल। तो उस जगह जाके आपकी जो चीटिंग है वो पकड़ी जाएगी। इसलिए इस पे भी आप सेल्फ असेसमेंट खुद से करेंगे कि मुझे कितना % नॉलेज इसका हो गया है, यहाँ चीटिंग होने के चांसेस नहीं है। अदरवाइज जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होगा, सभी अपने आप को 100 में 100 नंबर ही देना चाहेंगे, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तब इसका भारी नुकसान आपको मिल सकता है। इसलिए सभी आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट का ही जितना आपका हो पाया है। किसी बच्चे को लगता है मुझे 95% बहुत अच्छे से आता है, आई कैन एक्सप्लेन दैट, तो आराम से 95% मार्क्स दे सकता है। अभी कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों मार्क्स आपने एक जगह रखे हैं। उसके बाद में है फ्रेंड्स, इट मीन्स अब आपके दोस्त हैं वो भी आपको नंबर देंगे, आपके दोस्त देंगे जी। पहले ऐसा माना जाता था जो टॉपर होता था उसके कोई दोस्त नहीं होता था, ये टॉपर्स के कोई दोस्त नहीं होते, क्योंकि वो सबसे आगे होता है, सबको उससे जलन होती है। स्पेशली जब मैं हुआ करता था मेरे से भी सबको जलन हुआ करती थी। तो पक्का है कि जब भी कोई टॉपर होता है तो उसको उसके जो दोस्त होते हैं, उसके बहुत कम दोस्त होते हैं, एक आधे दोस्त होते हैं, वो भी यही देखते हैं कि मैं चुपके से ये पढ़ लूँ कि इसको पता नहीं चल जाए, मैं चुपके से ये पढ़ लूँ, मैं इतना पढ़ के आऊँगा इसको पता नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतने ही आपका स्कोर बढ़ेगा। आपका अपने फ्रेंड्स से, आपका अपनी क्लास में कैसा क्या व्यवहार है, कैसा आपने उनसे ट्रीट किया, उस प्रकार से आपको ग्रेडिंग देंगे। इट मीन्स अब आपका जो टॉपर है वो सबसे युद्ध करके नहीं, सबके साथ में अपने दोस्तों की वजह से भी टॉपर बनेगा। इससे एक फायदा मिलेगा कि पहले जो टॉपर हुआ करता था उसका कुछ एटीट्यूड अलग हुआ करता था और उसको बहुत कम लोग पसंद किया करते थे, लेकिन अब उसको 4 साल कंटिन्यू अपने सभी जो क्लासमेट हैं उनसे व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। सबसे सद्भावना की जो भावना है, बिल्कुल जो एकजुट होने की भावना है, विषमता में एकता जो अपने भारत की विशेषता भी है, वो वाला उसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हर एक चीज़ में उसका कोऑपरेट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ताकि जब इसका टर्न आए मुझे मार्क्स देने का तो मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे। तो इससे जब 4 साल बच्चा किसी इतने अच्छे माहौल में रहेगा कि सबका कोऑपरेट कर रहा हो, सबके साथ में रहने की उसकी भावना है, तो एक बढ़िया व्यक्ति, तो एक बढ़िया नागरिक अपने देश को मिलने जा रहा है। वो इस शिक्षा नीति की सबसे बढ़िया विशेषता है कि एक साथ होके और फिर आगे बढ़ने की नीति। उसके बाद में है कि सर एक बात और हमारे समझ में नहीं आई कि जब इनके मार्क्स हैं, जैसे पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मार्क्स ऐड होके और एक ग्रांड टोटल करके आप परसेंटेज निकाल दिया करते थे कि आपकी ग्रेजुएशन में इतनी परसेंटेज आई है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो सभी जो स्टूडेंट है उनका एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, जिसमें जैसे वो फर्स्ट ईयर में जाएगा उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा उसमें। तो उसमें खुलने के बाद में अगर उसने फर्स्ट ईयर करने के बाद में ड्रॉप कर दिया तो फर्स्ट ईयर के जितने मार्क्स थे उसमें उस क्रेडिट बैंक में जमा हो गए। वापस उसने एंट्री मारी और वापस उसने एग्जाम दी, फिर जो है ग्रेजुएशन डिप्लोमा है वो किया, उसके मार्क्स उसमें ऐड हो गए, ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होते जाएंगे, कंप्यूटराइज हैं तो ऑटोमेटिकली इस बैंक में जमा होते जाएंगे। जैसे वो डिग्री कंप्लीट होगी इस बैंक में उसके टोटल मार्क्स इकट्ठे होके और उसमें जो भी प्रोसेस पहले का हुआ करते थे वैसे डिवाइड करके और उसकी परसेंटेज निकाल दी जाएगी। तो आपका एक क्रेडिट बैंक भी खोला जाएगा, इसमें आपको जितना आपने काम किया उतना क्रेडिट आपको मिलता जाएगा। पहले ऐसा होता था कि नहीं, जो सेकंड ईयर करके निकल गया उसको वापस से फर्स्ट ईयर में आना पड़ता था। वैसा कुछ नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर में भी कोई काम किया है आपको क्रेडिट मिलना जरूरी है कि मैंने सर इतना काम किया मुझे कोई क्रेडिट ही नहीं मिल पा रहा। तो इस प्रकार से आपके जो है मार्क्स है वो क्रेडिट बैंक में जमा होते जाएंगे और एटलीस्ट आपको उसमें ऐड होके मिलते जाएंगे। अब बातचीत करते हैं इसके नेगेटिव की। इसका नेगेटिव ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के हिसाब से जितनी मैंने बातचीत सुनी, आपको पता है कि कम से कम 10 से 12 दिन हो गए, उसके बाद में सर ने वीडियो डाला है NEP पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। तो काफ़ी सारे लोगों की जानकारी लेके, काफ़ी सारे सब लोगों का जो व्यू लेके उसके बाद में कि कहीं कुछ छूट नहीं जाए अपने दिमाग से उसके बाद में। और अब बातचीत करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव ये था कि बच्चे जब बहुत मुश्किल से, व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, जब मैं 6th क्लास में आया था और जब मैं पढ़ता था तो हमारे 6th क्लास से A for एप्पल सिखाया जाता था। तो उसकी वजह से आज भी मैं महसूस करता हूँ कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ की जो इंग्लिश थी वो बहुत पुअर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी थी। और अब जैसे जैसे इंग्लिश मीडियम का ज़माना आया और जैसे ये चीज़ें आई कि आपको LKG से ही काफ़ी सारी चीज़ इंग्लिश में सिखाई जाएंगी, इंग्लिश का लेवल सुधरा था। और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो रूरल एरियाज में फ्रीली नहीं सीखी जाती, काफ़ी फोर्स करके सिखाई जाती है। और अब ये कहा गया है कि 5th क्लास तक आप उसको मदर टंग में सिखाएंगे। बच्चा रीजनल लैंग्वेज में सीखना चाहे तो आप रीजनल लैंग्वेज में सिखाएंगे। तो इस लेवल पे आते आते बच्चे का जो इंग्लिश का लेवल है वो वापस से पुअर होने लग जाएगा और वापस से दिक्कत आएगी, क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख पाते हैं कि अपने इंडियंस हैं उनको अब्रॉड में काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि वो अपने टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश होती है उसका यूज़ करके वो अपने जो है अब्रॉड है वहाँ सेटल हो जाते हैं। लेकिन आपने
देखा होगा चाइनीज़ को बहुत कम जॉब मिल पाती, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी कि जितनी भी एजुकेशन होगी वो चाइनीज़ लैंग्वेज में ही होगी, और चाइनीज़ हर जगह नहीं बोली जाती। इसलिए जो भी है अपना इंडिया एक ही चीज़ में तो चाइना से आगे है, वो है कि हम क्या करते हैं, चाइना के बजाय अब्रोड में अपनी जो है जॉब ज़्यादा सेटल करते हैं, क्योंकि अपने कैसे न कैसे करके इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, टूटी फूटी इंग्लिश है वहाँ जाके अब्रोड में सेटल हो जाते हैं। बट जो हमें जो चाइनीज़ को अब भुगतना पड़ रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर हमें भी भुगतना पड़े, क्योंकि वापस से जाके 6th क्लास तक, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी में एक चीज़ ये डाली है कि ऑप्शनल है कि आप चाहें तो अपने बच्चों को इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं। और ये पक्का मानेगा कि जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो तो इस लैंग्वेज को अपने साथ में रखेंगी ही, क्योंकि पहले से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका ढर्रा बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ है। मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं और जो भी बढ़िया लेवल पे लोग हैं वो मुश्किल से ही अपने बच्चों को किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ हिम्मत हो ही नहीं पाती कि मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज दूँ, तो क्योंकि वहाँ इंग्लिश पे या फिर काफ़ी जो एजुकेशन रहा काफ़ी बिगड़ा हुआ था, इसीलिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने में जो प्राइवेट सेक्टर था उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन अब जाके हो सकता है इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन हो सकता है जब ऑप्शनल है तो गार्जियन से बोले कि नहीं हमारे बच्चे को इंग्लिश में ही आप सिखाएं। उसके बाद में है जो मेजर चीज़ है एप्टीट्यूड ऑफ टीचर्स, ये वाली बातचीत। जैसे अब इसमें जो सुझाव हैं आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, इसमें और क्या नई चीज़ होनी चाहिए थी कमेंट के जरिए, ताकि काफ़ी सारे आपके कमेंट से काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं और उस कमेंट के जरिए आपके विचार हो सकता है आगे तक पहुंचे। अब 2-4 जो व्यू हैं वो मैं भी बता देता हूं कि और क्या होना चाहिए था। इन सब के साथ में एक चीज़ ये भी होनी चाहिए थी कि जो भी आपकी बुक हो उसके पीछे की तरफ या आगे तरफ एक पेज और होना चाहिए था, उसमें एप्टीट्यूड ऑफ टीचर का एक पेज होना चाहिए था कि बच्चा आराम से असिस्ट कर सके कि मेरे सामने जो टीचर आके खड़ा हुआ है क्या वो टीचर की योग्यता रखता है, क्या क्या गुण होने चाहिए थे। टीचर एकदम बिल्कुल बढ़िया वेल यूनिफॉर्म में आना चाहिए, जो एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी रखी जाती है, वो इसलिए रखी जाती है ताकि जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं मनी वाइज, तो उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े और वो आराम से क्या अपने एजुकेशन पे पूरा फोकस कर पाएँ। क्योंकि अगर अमीर परिवार का बच्चा पास में बैठा है और पर डे स्कूल में अगर ड्रेस चेंज करके आएगा, तो जो गरीब परिवार का बच्चा उसको देख देख के कम से कम आधा ध्यान उसका उस तरफ जाएगा। और अब हमने देखा है कि कई बार जो टीचर्स हैं वो अलग अलग ड्रेसेस पहन के आते हैं, बहुत वीआईपी ड्रेसेस पहन के आते हैं। उससे फिर ये लगता है कि शायद अब इनके पास में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये है वो है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है। तो सभी टीचर्स की एक जैसी ड्रेस हो और बिल्कुल सोबर ड्रेस हो ताकि अच्छे ढंग से पढ़ा पाए। अब उसमें बच्चे भी पढ़ पाए, तो एक ऐसा कुछ हो, टीचर को टाइमिंग पे आना चाहिए। ये चीज़ें होती टीचर में। अगर जैसे आपने देखा है टीचर का वे ऑफ टीचिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल हाँ कि आप ये चैप्टर करें, आप इसको पढ़ना चालू कर दें, तो बच्चे बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या टीचर बहुत एंजॉय करके पढ़ा रहा है, खुद भी उसको एंजॉय कर रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे जैसे वो आते हैं, बच्चों को उनका वेट होता है कि आज वो सर नहीं आएगा, आज एमपी सर नहीं आ रहा है, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। वो आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब टीचर एंट्री करता है, बच्चों के चेहरों पे खुशी आ जाती है। इट मीन्स ये है स्टाइल पढ़ाने की, इससे बच्चा। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो जैसे उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया उसके बाद से समझना स्टार्ट होते हैं वो बच्चे, वो जैसे वो अपनी क्लास को ड्रॉप करते हैं उनको लगता है कि पता ही नहीं चला 1 घंटा कब हो गया। और कुछ का ऐसा होता है कि 5 मिनट बाद में ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये कब जाएंगे, कब इनका पीरियड कंप्लीट होने वाला है। तो और अब जो भी इंटरेस्टिंग अगर किसी स्टडी को अगर बनाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसकी जो अभाव है अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी कम देखा जाता है, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी कम देखा जाता है। क्योंकि जो अपने कैरियर को टीचिंग मानते हैं वो अच्छे ढंग से इसका काम करेंगे। तो एक ये भी काम हो सकता था कि एप्टीट्यूड ऑफ टीचर्स, क्योंकि उनको अलग से ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरा, जब ये बात सीखी गई कि 3rd क्लास तक बच्चों को, तो यहाँ जो टीचर्स को एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर बीएड वाले कैसे हो पाएंगे, जब आपने ये बताया कि 3 साल की डिग्री हो गई तो इनका क्या होगा। तो बीएड वालों का एक अलग से सिस्टम है कि उनका फिर ये कर दिया जाएगा कि जैसे अभी आपने देखा है कि अभी एक आफ्टर 12th बीएड, बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, ऐसा कुछ सिस्टम चला हुआ है। तो टीचर्स अगर को बनना चाहे तो उसके लिए 4 साल की जो है उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। 12वीं क्लास के बाद में ही आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होंगी, और कॉलेज अलॉट होने बाद में आपको 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री वाली और 1 साल का आपका बीएड होगा, जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है रनिंग में। पिछले 1-1.5 साल से ये रनिंग में आ चुका है। वो इस प्रकार से अगर टीचर किसी को बनना है तो आराम से 12वीं के साथ भी एग्जाम देगा, उसके बाद में कॉलेज उसको अलॉट होंगे और 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री, और उसके बाद में उसको चौथी साल में बीएड करवा दिया जाएगा। टीचिंग मेथड वगैरह सब इसी में पढ़ा दिए जाएंगे, ताकि जैसे 4 साल बाद में वो टीचर बनना चाहता है, कंपटीशन की तैयारी करे और वो टीचिंग लाइन में आराम से जा सकता है।
उम्मीद है इस ये जो आपको मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। आप अपने कमेंट जरूर डालेंगे इसमें और क्या चीज़ें हो सकती थी, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी तो थम्स अप करना नहीं भूलें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को भी, ताकि उनको भी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बेनिफिट्स पता चल पाए। बहुत 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 अच्छी शिक्षा नीति आई है, क्योंकि ये काफ़ी सारे निचोड़ लेने के बाद में सब लोगों का जो एजुकेशनल से रिलेटेड है उन सबका निचोड़ लेने के बाद में सामने आई है। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई हैं। तो इसमें आपको जो भी आपके खुद के कमेंट हों कि सर ऐसा होना चाहिए था इसमें, तो ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट काफ़ी दूर तक देखे जाते हैं, सब लोग देखते हैं आपके कमेंट की तारीफ हो, और आपकी जो व्यू ऑफ थिंकिंग है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो लोगों को पता चले। अगर लाइक आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।